हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का लास्ट सेशन। इससे पहले हम कुछ और पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्ले लिस्ट पर जाके सारे वीडियो को देख लीजिए, फिर आज का लेसन पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये लास्ट सेशन है। तो इससे पहले हम गांधी जी के आंदोलन देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन से 1930 से भारत की आज़ादी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में स्टार्ट हुआ। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। कब से चला है तो 12 नवंबर का था ये, है ना। 1-2 नवंबर नहीं, 12 नवंबर का था। 1930 में स्टार्ट हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक ये चला है। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडॉनल्ड थे, जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। कौन थे? रैमजे मैकडॉनल्ड थे। और उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 16 ब्रिटिश राजनयिक दलों से थे। शेष 73 भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसमें भारतीय देशी रियासतों के 16 नरेशों ने भाग लिया था। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दल और उनके प्रतिनिधित्व कौन कौन थे? अभी अपन ने पढ़ा कि 73 जो शासक थे या फिर जो प्रतिनिधि थे वो भारत से गए थे। इनमें से सिर्फ 16 नरेश थे जो कि अलग अलग रियासतों से भारत का प्रतिनिधि, मतलब अपनी अपनी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब भारत से कौन कौन जाता है तो देखिए, पहले आते हैं उदारवादी दल के, तो टीबी शप्रू और CY चिंतामणि। हिंदू महासभा से MR जयकर और VS मुंजी। मुस्लिम लीग से सर आगा खां और मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। 3 सदस्य गए थे मुस्लिम लीग से, सर आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग से BR अम्बेडकर जी थे। एंग्लो इंडियन से KT पाल थे और सिख थे सरदार संपूर्ण सिंह। ये इन दलों ने भाग लिया था। देखिए अब इनको याद कर लेते हैं। उदारवादी, उदार कौन रहेगा? बहुत जो शप्रू चिंतामणि, वो जो सारी चिंतामणि मतलब चिंता मिटा देगा, है ना। उदारवादी, उदारवादी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा उदार होता है। तो शप्रू, तेज बहादुर शप्रू नाम था ना, तेजी से चिंता आपकी हर लेगा, वो कौन होता है? उदारवादी होता है। तो उदारवादी से कौन गया था? तेज बहादुर शप्रू और चिंतामणि गए थे। अब हिंदू महासभा के कौन थे? तो हिंदू, कहीं भी यदि हिंदू की महासभा बैठेगी तो पहले अपन क्या करते? जयकारे लगाते हैं ना पूरे मिलकर। तो मगन होकर या मुंज से या मिलकर सबके हिंदू महासभा क्या करेगी? जय से सब मिलकर क्या करेंगे? जयकारे के नारे लगाएंगे। तो MR जयकर और VS मुंजे गए थे हिंदू महासभा से। मुस्लिम लीग से कौन गई थी? तो मुस्लिम लीग से सबसे पहले कौन कौन जाएगा? मुस्लिम लीग को तो पहले ही जाना था, तो आगे आगे चली गई। सफारी लेकर आगे आगे चली गई अली जिन्ना के साथ। मतलब आगे आगे सफारी लेके जिन्ना चले गए। तो कौन गया था मुस्लिम लीग से? 3 सदस्य गए थे, आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। कैसे गए थे? सफारी लेकर आगे आगे गए थे जिन्ना। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते। दलित वर्ग से हमेशा एक ही नाम आता है, BR अम्बेडकर सर का। फिर आते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन क्यों कौन होते हैं? यूरोपियन भारतीय होते हैं ना, जो भारत में रह रहे होते हैं एंग्लो इंडियन। तो वो कौन थे? KT पाल। मतलब हमेशा भारत से थोड़े कटे कटे रहते हैं यूरोपियन। एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो थोड़े से कटे रहते हैं एंग्लो इंडियन भारत से, तो क्या है? KT पाल है। सिख, तो ये हमेशा एक में ही संपूर्ण सिख दिखते हैं या फिर पूरे जो उनकी कम्युनिटी है वो हमेशा एक में ही। आपको समझ में आता है कि कितनी उदार है, हमेशा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हमेशा हेल्प करती है सबकी। तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि सरदार संपूर्ण सिंह, पूरा सरदार या पूरा पंजाब सिर्फ एक सरदार में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। उदारवादी क्या होते हैं? जो तेजी से आपके सारी चिंताओं को हर ले, वो उदारवादी होता है। उदारवादी से 2 नेता गए थे, मतलब तेज बहादुर शप्रू और YV चिंतामणि। हिंदू महासभा, हिंदू कहीं भी होते हैं तो मिलकर जयकारे लगाते हैं, तो MR जयकर और VS मुंजे। मुस्लिम लीग में क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना गए थे आगे आगे सफारी लेकर, तो आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग से BR अम्बेडकर जी।
एंग्लो इंडियन, हमेशा एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, भारत से थोड़ी कटे कटे रहते थे, तो केटी पाल। सिख कौन थे, तो संपूर्ण सिख या पूरा सरदार, कहाँ दिखते हैं पूरे सरदार, तो एक सिख में दिख जाते हैं, तो सिख से कौन गए थे, सरदार संपूर्ण सिंह, ये इतने सर लोग गए थे। अब आते हैं गांधी इरविन पैक्ट 1921। इसको पहले हम याद करने से पहले हम देख लेते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 12 नवंबर को हुआ था, 12 नवंबर में था और 19 जनवरी तक चला था 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 31 तक चला है, मतलब हुआ कब है, लेकिन 1930 से। इसमें कहाँ पे हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में। वहाँ के सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम थे, और वहाँ की अध्यक्षता किसने की थी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब आते हैं गांधी इरविन, अब आता है गांधी इरविन पैक्ट, लेकिन हम इससे पहले देख लेते हैं कि 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है, क्या उसमें कांग्रेस ने भाग लिया है, तो नहीं लिया है। लेकिन उस समय सब पूरी जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी, या भारत का सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, तो कांग्रेस थी। कांग्रेस ही वहां पर नहीं गई तो क्या इसका कुछ मतलब निकलेगा, बिल्कुल मतलब नहीं निकलेगा। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें, 89 प्रतिनिधि गए थे। भारत से कितने गए थे, तो 73 भारत के प्रतिनिधि थे। लेकिन रियासतों से कितने थे, तो 16 रियासतों से 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। अब आते हैं गांधी इरविन समझौता। जब 1930 में गोलमेज सम्मेलन पहला हो जाता है, तो जिसका कुछ मतलब नहीं निकलता, क्योंकि मतलब मेन जो पार्टी थी जिसको बुलाने के लिए कुछ निर्णय लेने थे वो तो गई नहीं, तो कुछ मतलब नहीं निकला इसका, तो पहली तो समाप्त हो गई। फिर वहाँ से रैमजे मैकडोनाल्ड ने और जॉर्ज पंचम ने किसको फटकार लगाई, इरविन को लगाई कि भैया कांग्रेस को भिजाओ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कांग्रेस की मतलब जो इरविन है वो किसके पास जाएगा, कांग्रेस के पास जाएगा। कांग्रेस किसके पास जाएंगे, गांधी जी के पास जाएंगे। यदि गांधी जी ने समझौता कर लिया तो सब हो गया। तो अब इरविन कहाँ जाएगा, गांधी जी के पास जाएगा। तो अब होगा क्या, गांधी इरविन पैक्ट 1931। यह समझौता 5 मार्च को हुआ था 1931 को, वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच में दिल्ली में हुआ था। अतः इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था, 5 मार्च को हुआ था। इन दोनों ने अपने दोनों बिल्कुल हाई फाई नहीं करते, अपन हाई फाई 5 का हाई फाई किया था एक दूसरे को। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च मारा था। अपना हाथ क्या करते हैं, ऐसे ताली बजा के एक दूसरे को मारते ना, हाई फाइव मार। 25 मार्च को हुआ था, 1931 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, दांडी मार्च के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अब इनको क्या करना पड़ेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ेगा, और कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। कांग्रेस उन सब मतलब जो सरकार है वो उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। राजनीतिक बंदियों की जब्ती की गई संपत्ति वापस की जाएगी। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इस समझौते के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके थे। जो ये समझौता इरविन समझौता हुआ था, यदि कुछ लोग बोलते हैं या फिर कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि गांधी जी इस पैक्ट के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को बचा सकते थे, लेकिन वो नहीं बचा सके। इसमें इस समझौते में टीवी शफ्रू और जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देखो जयकर किसके उससे गए थे, हिंदू सभा से गए थे, क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं क्या करते हैं, मंचे से लगाते हैं जयकारे। तो हिंदू महासभा से थे जयकर, और तेज बहादुर जो शफ्रू मतलब उदारवादी पार्टी से थे शफ्रू जी। इन दोनों ने मिलकर तेज से जयकारा लगाया कि गांधी जी चलो इरविन से मिलने, या फिर जयकारा लगाया कि चलो इरविन गांधी जी से मिलने। तो इसमें समझौते में किसने भूमिका निभाई है, तो टीवी शफ्रू जी ने और जयकर जी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके देखिए फिर से देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता था क्या। इनने हाई फाई मारा तो 5 मार्च 1931 को हुआ है गांधी इरविन समझौता। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या मुख्य बिंदु थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी स्थगित कर देंगे, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या फिर कांग्रेस प्रतिनिधित्व करेगी वहां पर जाके। जितने भी सरकार ने राजनीतिक बंदियों को पकड़ा है जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है, उनको पकड़ के मतलब रिहा कर दिया जाएगा, और नमक बनाने का कानून दिया जाएगा या अधिकार दिया जाएगा। कानून हटाकर नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा भारतीयों को। इसमें किन किन ने लगाई थी, तो तेज बहादुर शफ्रू और जयकर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आता है
कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 1931 में हुआ था। गांधी जी का इरविन समझौता हुआ। अब ये कहाँ जाएंगे? कांग्रेस अधिवेशन में जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। किसमें? गांधी जी की लोकप्रिय और समानता की प्रतिकाष्ठा किसने मानी है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प पारित किया था। तो इसमें क्या, मूल अधिकारों को सबसे पहले पारित कब किया गया था? तो 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांची अधिवेशन में इसको पारित किया गया था और आर्थिक महाकार्यक्रम या कार्यक्रम का संकल्प भी पारित किया गया था इसमें। अब आता है गोलमेज सम्मेलन 2, ये होता है 1931 में। इस सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था। इसमें कुल 31 प्रतिनिधि, सबसे पहले तो बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे। कितने आए थे? 89 आए थे। भारत से कितने गए थे? 73 गए थे। रियासतों के कितने थे? तो 16 रियासतों के थे। लेकिन अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, पहला तो स्थगित हो गया था, कोई मतलब नहीं निकला था, तो दूसरे में इनकी संख्या कम हो गई, तो 21 गए थे। 31 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 31 सदस्य ही गए थे। कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उपस्थित थे, क्योंकि गांधी इरविन समझौता का हुआ है 5 मार्च को हुआ था, तो इस चक्कर में गांधी जी गए थे। और किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? कांग्रेस का। गांधी जी SS राजपुताना हवाई जहाज से लंदन गए थे। उदारवादी दल के KV शप्रू और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और दलित नेता VR अम्बेडकर भी इसमें शामिल हुए थे। उदारवादी के कौन थे? KV मतलब TB शप्रू जी, मोहम्मद लीग के थे, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और दलित के थे नेताजी अम्बेडकर। दलित नेता कौन थे? VR अम्बेडकर जी। फिर आता है गोलमेज सम्मेलन दूसरा। इसमें सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। इसमें सबसे पहले मुद्दा किसका उठ गया? सांप्रदायिक जो समस्या थी वो उभर कर आई। बिना किसी नतीजे से यह सम्मेलन भी समाप्त हो गया। गांधी जी वापस भारत लौट आए। कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को पट्टा नहीं लगने दिया। देखो इसमें क्या होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अपन देख लेते हैं। गांधी जी जैसे ही गए तो इसमें अंबेडकर जी ने सांप्रदायिक मांग की या समस्या को बताया कि सांप्रदायिक चाहिए है, ऐसे किसके लिए? दलितों के लिए भी चाहिए। तो गांधी जी ने इसमें थोड़ी सी उन दोनों के बीच में बहस हो गई, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, और ये वहां से उठकर चले आए। कोई समझौता नहीं निकला, क्योंकि मतलब ही नहीं निकला ना। पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई गया नहीं कांग्रेस से, तो नहीं मतलब निकला। दूसरे में क्या हुआ, गांधी जी और अंबेडकर जी की थोड़ी सी बहस हो गई सांप्रदायिकता को लेकर, तो ये वहां से गांधी जी चले आए बिना किसी निर्णय। गांधी जी ने यहाँ आके क्या कहा? इन्होंने यहाँ आके कहा कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन मैंने अपनी भारत की या देश की इज्जत को वहाँ पर बंटने नहीं दिया। अब आता है सांप्रदायिक पंचायत, इसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है 1932। यह 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इस निर्णय के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसको कब किया गया? तो 16 अगस्त को किया गया था, है ना। 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है, तो 16 अगस्त 1932 में सबसे पहले क्या हुआ था? रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी, और इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन मंडल देने की व्यवस्था की गई थी। दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। इनका उद्देश्य सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय आंदोलन को कम करना था। देखिए, पहले सांप्रदायिक पंचायत मतलब सबसे ज्यादा पहले सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था या बंटवारा किया गया था वो हिंदू मुस्लिम में किया गया था। 1909 की माल्य मिंटो सुधार में इसका किया गया था, है ना। सबसे पहले प्रतिनिधित्व दिया था सांप्रदायिक में, हिंदू मुस्लिम को इनने बांट दिया। लेकिन अब हिंदुओं में क्या बचे हैं? एक सवर्ण वर्ग, एक दलित वर्ग और एक सामान्य वर्ग, है ना। तो अब दलित वर्गों के लिए या फिर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भी अलग कौन करना चाहती थी? कांग्रेस की सोच रही थी चलो ये भी अलग हो जाएंगे तो आंदोलन कम या कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन गांधी जी चाह रहे थे कि ये जब तक आज़ाद नहीं हो रहा जब तक तो कम से कम यूनिटी में रहे, इसलिए गांधी जी चाह रहे थे कि ये कभी पारित ना हो। लेकिन ये पारित हो जाता है और ये मतलब कामयाब नहीं होते, या कोशिश की थी ब्रिटिश ने कि सांप्रदायिक फूट डाल देंगे इसमें। तो कब आया था? 16 अगस्त को आया था, 1932 को आया था। पूना पैक्ट ये 26 सितंबर 1932 को आया। गांधी जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने में बहुत दुखी हुए और
20 सितंबर 1932 से पूना के यदवा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया जाएगा। प्रांत में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 रखी जाएंगी। इस समझौते में गांधी जी और वी आर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। देखिए अभी क्या हुआ है, सांप्रदायिक पंचायत आ गया है 16 अगस्त 1932 को। जैसे इसकी घोषणा होती है कि अब हिंदुओं से ये जो बंटवारा है हो जाएगा, दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा और सांप्रदायिक फूट डल जाएगी। तो गांधी जी अभी कहाँ पर थे, यदवा जेल में बंद थे। जैसे ये बंद होते हैं तो वहाँ इनको पता चलता है, तो ये क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम इसको लागू नहीं होने देंगे भारत में। लेकिन इनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी जाते हैं और गांधी जी को मनाते हैं कि आप मान जाइए पूना पैक्ट के लिए। तो ये चलो दुखी मन से ये मान जाते हैं और 20 सितंबर 1932 को यदवा जेल में दोनों अंबेडकर जी और गांधी जी इस पर हस्ताक्षर करते हैं। और इसमें क्या रखा जाता है, पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया जाएगा। 71 से सीटें बढ़ाकर 147 कर दी जाएंगी। इस समझौते में गांधी जी और अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। महत्वपूर्ण तथ्य, हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम, हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम या पूर्व नाम जो पहले था वो क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। समाज में छुआछूत को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की थी। इसका पहले नाम क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी। 30 सितंबर 1932 को इसको प्रारंभ किया था। बाद में इसी का नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। 26 सितंबर 1932 को हुए पूना पैक्ट के बाद गांधी जी 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करते हैं, जो बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला जी थे। देखिए, और मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में मुसलमानों, दलितों और सिखों को पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित कर दी थी, लेकिन बुद्धों को नहीं की थी। देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। हरिजन सेवक संघ स्थापना कर, अब पूना पैक्ट तो हो गया, एक कब हुआ था, 16 अगस्त को उनने घोषणा की थी मैकडोनाल्ड ने कि हम सांप्रदायिक पंचायत लागू कर रहे हैं। 20 सितंबर को समझौता हुआ, इस पे सिग्नेचर हुए 26 सितंबर को। और 30 सितंबर को गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कर दी कि जब तक सवर्णों को ये नहीं बताया जाएगा कि भैया ये कोई अछूत नहीं है या फिर सब लोग मिलजुल कर रहो, हिंदुत्व या फिर व्यक्तित्व का मानवता को बढ़ावा दो, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। तो गांधी जी ने क्या स्थापना कर दी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कर दी। और इसके अध्यक्ष किसको बना दिया, घनश्याम दास बिड़ला जी को, घनश्याम दास बिड़ला जी को बना दिया इसका अध्यक्ष। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में क्या किया, मुस्लिम लीग और भारत हिंदू तो अलग अलग पहले से थे, तो मुस्लिम लीग के लिए दे दिया इनकी जगह, फिर दलितों के लिए भी दे दिया, क्योंकि ये सांप्रदायिक पंचायत जो हुआ है 1932 वाला, इसमें दलितों को भी मिल गया और सिखों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल जाता है, लेकिन अभी तक बुद्धों के लिए नहीं दिया गया था। वी आर अम्बेडकर ने भी 1920 में दलित वर्गों का एक संघ स्थापित किया और इसके अतिरिक्त इनने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और 27 में बहिष्कृत भारत की एक नामक पत्र निकाला जो कि मराठी भाषा में निकलता था। 3 स्थापित किए हैं अम्बेडकर जी ने, 20 में दलित वर्गों का संघ, 24 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा और 27 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका मराठी भाषा में। अब आती है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यह गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में स्टार्ट किया गया था। इसमें 46 प्रतिनिधि थे। देखो पहले में कितने थे, पहले में थे 89, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकला। दूसरे में गांधी जी गए थे तो 31 थे, तो सब लोगों ने सोचा चलो तीसरे में भी गांधी जी आएंगे, तो थोड़ी संख्या बढ़ गई, तो 46 प्रतिनिधि थे इसमें कांग्रेस और इंग्लैंड की लिबरल पार्टी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस दूसरी बार गई थी तो कोई मतलब नहीं निकाला था और गांधी जी को शायद इनने अधनंगा फकीर कह दिया था। तो इस चक्कर में तीसरे में कौन जाएगा, कोई नहीं जाता कांग्रेस के,
तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता। इंग्लैंड की एक लेबर पार्टी थी, वो भी इसमें नहीं आती। इस सम्मेलन में सरकार ने ऐसी किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया था जिससे सरकार का विरोध हो सके, मतलब सरकार ने भी ऐसे लोगों को बुलाया नहीं था जो उनका विरोध कर रही हो। और मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। ज़्यादातर प्रतिनिधि उदारवादी और सांप्रदायिक दलों के थे, क्योंकि अभी दूसरे में क्या होता, सांप्रदायिक प्रतिनिधि मिल गया था, तो अब इसमें कौन जाएगा, जाएंगे सब लोग। और वी.आर. अम्बेडकर और टी.बी. तेज बहादुर शप्रू इसमें उपस्थित थे। मतलब वी.आर. अम्बेडकर जी और तेज बहादुर शप्रू प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और जिन्ना जी पहले में जाते हैं, दूसरे में पता नहीं, और तीसरे में उनको बुलाया नहीं जाता। और कौन कौन नहीं जाता तीसरे में? कांग्रेस नहीं जाती और इंग्लैंड की लेबर पार्टी नहीं जाती। पहले में कांग्रेस गई थी, पहले में कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी, दूसरे में गई थी, तीसरे में नहीं गई। और जो तेज बहादुर शप्रू थे वो तीनों में गए, अम्बेडकर जी वो तीनों में गए। पहले में जिन्ना जाते हैं, दूसरे में नहीं पता, तीसरे में उनको बुलाते ही नहीं हैं। अब आता है श्वेत पत्र। इस सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख किया गया था। अप्रैल 1933 में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। प्रवर समिति का कार्य श्वेत पत्र के अनुबंधों का मूल्यांकन करना था। 10 नवंबर 1934 को प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हो गए। पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ? 1931 में हुआ था। तीसरा कब हुआ? तो 1932 में हुआ था। इसके बाद जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो जाते हैं तो फिर एक बनाई जाती है, श्वेत पत्र जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके लिए एक प्रवर समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। 1932 में बनती है। दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति होती है। इसका जो प्रवर समिति था इसका उद्देश्य क्या था कि मूल्यांकन करे वो श्वेत पत्रों के उपबंधों का। और इसको 11 नवंबर 1934 में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देती है और ब्रिटिश संसद एक विधेयक पारित करती है जिसके तहत 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है। अब आते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ये कब की गई? 1934 में की गई थी, मुंबई में समाजवादी पार्टी। अब समाज को क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए और आचार्य चाहिए। आचार का प्रकाश मतलब आचार मतलब जितने भी बच्चे होते हैं, कोई भी विद्यार्थी हो या फिर आप हम हो, तो अपन क्या चाहते हैं? सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत रोशनी रहे और हमेशा गुरु का आशीर्वाद रहे। तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी इनने स्थापित की थी और आचार्य नारायण देव ने 1934 में की थी। कांग्रेस की अप्रगतिवादी नीतियों से असंतुष्ट होकर 1931 में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व में बिहार समाजवादी दल एवं 1933 में ब्रजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल का गठन हो गया था। कांग्रेस अभी कुछ ऐसी प्रगति नहीं हो पा रही थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था पूरे देश को कि हो क्या रहा है। तो इस चक्कर से इनसे असंतुष्ट होकर कांग्रेस की नीतियों से जयप्रकाश नारायण बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं जो कि 1931 में होती है। और 33 में क्या करते हैं? ब्रजलाल कहाँ जाते हैं? पंजाब में जाते हैं। 3 मिलकर ब्रजलाल और पंजाब में पंजाब समाजवादी दल की स्थापना करते हैं। इस संगठनों ने मिलकर मुंबई में 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। इससे पहले देखो, इसको बहुत सिंपल सा है। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। इससे पहले 1931 में एक बिहार में बन गई थी, जयप्रकाश नारायण में बनाई थी बिहार समाजवादी दल, और पंजाब समाजवादी दल बन गया था जो कि ब्रजलाल ने बनाया था 1933 में। दोनों मिले कहाँ पे? मुंबई में। कि तुम अलग अलग क्यों हो, अपन एक काम करते हैं, इकट्ठी बना लेते हैं। तो क्या बन गई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी बन गई। इसमें से किन किन थे? नारायण, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी 1934 में। अब आता है 1937 में प्रांतीय चुनाव।
1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई थी। 1935 के अधिनियम के बनते ही अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का गठन प्रारंभ हो गया और बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में प्रजा कृषक पार्टी बनाई गई। मतलब अब कृषक क्या करेंगे, वो भी अपने हक के लिए लड़ेंगे ना। तो बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक पार्टी बन गई, प्रजा कृषक पार्टी। प्रजा और किसान मिलकर अपने हक के लिए लड़ने लगे। तो प्रजा कृषक पार्टी कहाँ पे बनी? बंगाल में बनी और फजलुल हक के नेतृत्व में बनी थी। कांग्रेस में पंजाब में अफसर हुसैन के नेतृत्व में यूनिस्ट पार्टी बनी थी। अफसर हुसैन के नेतृत्व में यूनिस्ट पार्टी बनी थी पंजाब में क्या होते हैं? पंजाब में सिख होते हैं जो हमेशा यूनिटी की लड़ते हैं, है ना। यूनिस्ट पार्टी पंजाब में बन गई। किसने बनाई थी? तो अफसर हुसैन खान ने बनाई थी। अपने जितने भी गवर्नमेंट अफसर होते हैं वो क्या करते हैं, किसके लिए होते हैं? तो वो यूनिटी के लिए अपना काम कर रहे होते हैं। तो अफसर हुसैन के नेतृत्व में पंजाब में बनाई जाती है यूनिस्ट पार्टी। महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में स्वतंत्र कामगार दल की स्थापना होती है। स्वतंत्र कामगार दल की स्थापना कौन करता है? बी.आर. अम्बेडकर जी, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र में। 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। इनमें से कांग्रेस इस चुनाव में सम्मिलित हुई थी। कांग्रेस को मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा में संपूर्ण बहुमत मिला था और मुंबई में केवल एक सीट से पूर्ण बहुमत से पीछे रही थी और प्रारंभ में 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए, पहले अपन पार्टियां देख लेते हैं कौन कौन सी कहाँ पे बनी है ना। 1935 का जो प्रांतीय चुनाव था वो किसके द्वारा बनाया हो गया था? तो 1937 में चुनाव हुए थे वो 1935 के अधिनियम से बने थे। 1935 की जो अधिनियम था वो किसके तहत आया था? प्रवर समिति ने इसकी सिफारिश की थी, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, उसके बाद जो प्रवर समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे प्रवर समिति के? तो ललित गो थे। इसमें 1935 के अधिनियम में क्या होता? प्रांतीय स्वशासन या पूर्ण स्वशासन दे दिया गया था और चुनाव कराए गए थे। तो इसमें क्षेत्रीय पार्टी कुछ थी वो उभर कर आती हैं। जैसे बंगले में प्रजा और कृषक ने मिलकर हक मांगा था, तो बांग्लादेश में प्रजा और कृषक पार्टी बनती है फजलुल हक के नेतृत्व में। पंजाब में क्या होता है? एक अफसर जाता है और वो वहाँ पे यूनिटी कायम करता है। तो अफसर हुसैन के नेतृत्व में बनी थी क्या? यूनिस्ट पार्टी। और बी.आर. अम्बेडकर मध्य प्रदेश में बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ है और महाराष्ट्र में थोड़े से वो प्रसिद्ध थे। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में अम्बेडकर जी क्या बनाते हैं? कामगार दल बनाते हैं कि भैया स्वतंत्र काम करो और दल बनाओ। तो कामगार दल कौन बनाता है? बी.आर. अम्बेडकर बनाते हैं मध्य प्रांत और महाराष्ट्र में। 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, एक मिलाकर सब में चुनाव हुए थे। तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। कांग्रेस को इसमें मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा में भी पूर्ण बहुमत मिला था। कहाँ पे मिला था? मध्य प्रांत। पहले मध्य प्रांत बहुत बड़ा क्षेत्र था। मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत दोनों प्रांत हो गए। मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में इनको मिला था। फिर आता है मद्रास, बिहार, उड़ीसा। ये तीनों लाइन से ही नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो मद्रास, उड़ीसा, बिहार, इन तीनों में नेतृत्व मिला था। 6 में ये पूर्ण बहुमत से आई थी। लेकिन मुंबई में सिर्फ एक सीट के कारण ये पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई थी। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें पूर्ण बहुमत कहाँ पर? 5 में था, जो कि संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में इनको और मद्रास में इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त था और 6 में इनकी सरकार बनी थी कांग्रेस की। बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी मुस्लिम लीग के सहयोग से फजलुल हक के नेतृत्व में आई थी। मतलब मुस्लिम लीग और प्रजा और कृषक पार्टी ने समझौता कर लिया था और दोनों की संयुक्त पार्टी बनी थी वहाँ पर। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करके सिकंदर हायत खां के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। एक जगह देखो, मुस्लिम लीग ने 2 जगह समझौता किया है। तो पहले बंगाल में किया, तो वहाँ पर प्रजा कृषक पार्टी ने किसको बनाया कि भैया हम अपना नेता लेंगे आगे, तो फजलुल हक के नेतृत्व में बनी। लेकिन पंजाब में जाती है मुस्लिम लीग, तो वो मुस्लिम लीग बोलते हैं कि अब हमारा नेता बनेगा, तो सिकंदर हयात खां वहाँ के शासक या नेतृत्व बनते हैं।
सिंध में अब्दुल्ला हारून के नेतृत्व में स्वतंत्र दल की स्थापना होती है। सिंध में हारून के नेतृत्व में एक स्वतंत्र दल बनती है। कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, जिनमें से अपने शासनकाल में प्रारंभिक शिक्षा के विकास, किसानों के लिए ऋण की समस्या और राजनीतिक बंदियों की रिहाई से संबंधित कार्य किए थे। कांग्रेस कितने प्रांतों में थी? 8 प्रांतों में थी। 6 में पूर्ण रूप से थी, 5 में संपूर्ण बहुमत मिला था उनको। मुस्लिम लीग आरोप लगाया था कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। जो कांग्रेस थे उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया था? शिक्षा का विकास किया था, किसानों की ऋण समस्या पर बात की थी और राजनीतिक जो बंदी थे उनको रिहा कराने की बात कही थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया था। कांग्रेस के बहुत पूछे जाने के बाद भी युद्ध के कुछ उद्देश्य स्पष्ट नहीं आए थे। इसमें क्या हुआ था? जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कांग्रेस से बिना पूछे ही भारत को इसमें शामिल कर दिया था, लेकिन उस समय जो सबसे बड़ी सरकार थी या फिर सबसे बड़ी पार्टी थी उससे पूछना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा और उसको विश्व युद्ध में मिला दिया। नवंबर 1939 को 8 प्रांत की कांग्रेस सरकार ने 28 महीने के शासन के बाद इस्तीफा दे दिया। तो कब दिया था? 1939 में नवंबर में दे दिया था। 28 महीने का शासन किया था, ठाठ से किया था 28 महीने का शासन और इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। चलो भैया, दो दिशाओं से, मतलब 2 दिशाएं इस साइड थी और 2 दिशाएं इस साइड थी। 8 प्रांतों से गई है ना, तो 2 दिशाओं से सब में से चले गए कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग ने क्या मनाई थी? मुक्ति दिवस मनाया था इस समय। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय ललित गो ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब क्या हुआ? कांग्रेस तो चली गई, कब गई थी? नवंबर 1939 को चली गई थी। 28 महीने का शासन किया और अपना इस्तीफा दे दिया। फिर 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुक्ति दिवस मनाया कि चलो भैया मुक्ति मिल गई हमें कांग्रेस से। फिर अगस्त प्रस्ताव कब आया? क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे, तो ब्रिटिश क्या करेंगे? मनाएंगे ना उनको कि भैया शामिल हो जाओ। तो एक प्रस्ताव लाते हैं वो, किनकी की अध्यक्षता में रखते हैं? तो ये वायसराय ललित गो रखता है 8 अगस्त 1940 को, और इसको क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव जो कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं? केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। भारतीयों का अपना संविधान बनाने का अधिकार है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारतीयों को सम्मिलित करते हुए एक रक्षा समिति का गठन किया जाएगा। भारतीयों का शासन किसी ऐसे दल या समुदाय को नहीं सौंपे जाएंगे जिसका विरोध कोई प्रभावी दल या वर्ग होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। इस प्रस्ताव को ये दोनों चीजें नहीं थीं। देखिए 1940 में क्या होता है? 1939 में क्या होता है? विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीयों को कांग्रेस से बिना पूछे विश्व युद्ध में उतार दिया गया, लेकिन कांग्रेस इससे नाराज हो गई और नवंबर 1939 को पार्टी छोड़ देती है 28 महीने का शासन करने के बाद। अब ललित गो आता है, वो प्रस्ताव रखता है जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है और 8 अगस्त को रखता है ये, है ना। इसकी मुख्य बिंदु क्या कहते हैं? इनने बोला कि चलो भैया एक नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी और जिसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा और एक संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इसमें भारतीयों को सम्मिलित एक भारत रक्षा समिति का भी गठन किया जाएगा और दोनों समुदाय को ऐसी सरकार को सौंपे जाएंगे शासन जिसका कोई विरोध नहीं कर रहा हो। अब क्या इसमें पूर्ण स्वायत्तता की वो है? नहीं। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है? नहीं। पूर्ण स्वराज की बात की है? नहीं। कुछ बात नहीं की है। पाकिस्तान की बात की? नहीं। पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम लीग को कुछ चाहिए नहीं था, तो पाकिस्तान की बात नहीं की, तो मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि भैया जाओ। और कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, तो इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। दोनों तरह से ये रद्द कर दिया जाता है। अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में होता है। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और दूसरे विश्व युद्ध से अलग सिद्ध करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया।
व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा गांधी जी की थी, अर्थात गांधी जी जिस व्यक्ति को नामित करेंगे वह व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। देखो, व्यक्तिगत आंदोलन मतलब हर व्यक्ति अपने स्तर पर आंदोलन प्रारंभ कर दे। गांधी जी ने ये बोला, कब बोला था? एक साथ उठो अक्टूबर और टूट पड़ो, एक साथ उठो और टूट पड़ो। तो एक साथ मतलब 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने बोला, पवनार आश्रम से किसी की बात नहीं मानो और चलो। इसमें क्या था कि गांधी जी जिसको बोलेंगे वो जाके उसका आंदोलन का करना स्टार्ट कर देगा। ये किसके खिलाफ में था? तो अगस्त प्रस्ताव और दूसरे विश्व युद्ध से अलग बताने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब आता है अटलांटिक चार्टर। अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर की घोषणा की गई, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिका ने संयुक्त रूप से जारी किया था। अटलांटिक चार्टर किसने लागू किया था? ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से 1941 में लागू किया गया था। इसमें कहा गया कि वे सब कौमों के शासन के रूप में अपने मातहत में रहेंगी, जिन चुनने का अधिकार का आदर करेंगे, और उन लोगों को स्वराज पुनः दिया जाएगा जिनसे बलपूर्वक छीना गया। इसमें क्या कहा था कि वे सभी कौमों के शासन के रूप में अपने महामत में ही रहेंगी, उनको चुनने का अधिकार का आदर किया जाएगा, और उन लोगों का जो स्वराज है वो उनको पुनः वापस कर दिया जाएगा जिनसे बलपूर्वक छीना गया है। ये किस में कहा गया था? तो ये अटलांटिक चार्टर में कहा गया था, जो कि 1941 में ब्रिटेन और अमेरिका ने पारित किया था। इस घोषणा से भारतीय नेताओं की आशा बंध गई, लेकिन 9 सितंबर 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा की कि भारतीयों की आशा पर पानी फेर दिया। कब की है ये? 9 सितंबर 1941 को फिर से घोषणा कर दी। किसने? ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल ने। इनने कहा कि अटलांटिक चार्टर भारत, बर्मा और ऐसे एशियाई उपनिवेशों पर लागू नहीं होता। जो बर्मा और भारत है, इन जैसे जो एशियाई उपनिवेश उन पर लागू नहीं होता चार्टर्ड एक्ट। कब हुआ था? अगस्त 1941 को पारित किया था अमेरिका और ब्रिटेन ने। इनने कहा था कि सभी कौमों को उनके अधिकार चुनने का अधिकार होगा नेता, और उनको उनका स्वराज्य वापस कर दिया जाए जिनसे बलपूर्वक छीना गया है। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942। जापान मित्र राष्ट्रों के विरोध में युद्ध कर रहा था, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था। जापान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध में युद्ध कर रहा था, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था। कांग्रेस ने कहा था कि वह सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देगा। जब जापान ने सिंगापुर और रंगून पर कब्जा कर लिया, तब इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों से समझौता कर ले, वरना भारत भी चला जाएगा। सिंगापुर मतलब जापान ने क्या किया? सिंगापुर और रंगून पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनको बहुत डर लगा और उन्होंने बोला कि भैया चर्चिल, तुम भारतीयों से समझौता करो और कुछ उपाय निकालो। तब चर्चिल सर स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन की घोषणा की, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें कुल 3 सदस्य थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसमें 3 सदस्य कौन कौन? स्टीफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसका स्तर अधिराज्य का होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का प्रतिनिधि होगी। जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का आगामी तिथि का चेक कहा था और गांधी जी ने इसे आगामी तिथि का चेक कहा था। देखिए इसमें क्या कहा गया था? जो क्रिप्स मिशन था वो किसकी उसमें आया था? ये आया है 1942 को आया है, मार्च के महीने में आया है। क्यों आया था? क्योंकि जापान ने
रंगून और सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। तो राष्ट्रपति थे अमेरिका के रूजवेल्ट, उनने बोला चर्चिल से कि तुम समझौता करो। इसके लिए क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया मार्च 1942 को। इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। इनने पहली घोषणा क्या की इसमें कि वे भारत संघ का निर्माण करेंगे जिसका स्तर अधिराज्य का होगा। इनने पहले बोल दिया कि हम अधिराज्य का दर्जा देंगे, हमें तो अधिराज्य चाहिए ही नहीं, हमें तो स्वतंत्र भारत चाहिए था ना, पूर्ण स्वतंत्र बनाया जाए। तो इसके कारण कांग्रेस को ठुकरा देते कि हमने अधिराज्य मांगा कब है जो हमें अधिराज्य दे रहे हो, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए है। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। चलो भैया ठीक है। जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया क्योंकि हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, और मुस्लिम लीग ने इसको ठुकरा दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात ही नहीं की गई है। तो दोनों इसको ठुकरा देते हैं। और गांधी जी ने इसको क्या कहा था, आगामी तिथि का चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि हम तो पहले ही मना कर चुके हैं। अगस्त प्रस्ताव को हमने क्यों मना किया था, इसलिए क्योंकि उसमें आपने ये बातें नहीं की थी, हम लोगों को चाहिए ही नहीं है अधिराज्य का दर्जा, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए है। नेहरू जी क्या बोलते हैं इसे, ऐसे दिवालिया बैंक का आगामी चेक कहा जाता है। अब आते हैं क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत हो गया तुम्हारे प्रस्ताव और बहुत सुन लिया हमने, अब तुम भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1900 होता है 42 में स्टार्ट। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने यह माना था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तभी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अभी तक तो वो ये चलो समझौता हो रहा था कि आप हमें वचन दे दो कि हम जैसे विश्व युद्ध खत्म होगा आप हमारे भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। भैया तुम अब भी निकलो, भारत भागो। तो भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने इसमें कहा था कि हमें सभी समस्याओं का समाधान तभी है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे। 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ये कब रखा गया था, 7 से 8 अगस्त को। किसने अध्यक्षता की थी, अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी कलम से लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैंने कांग्रेस का साथ निभाने का प्रण लिया है, कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी गुलामी स्थायी बनाना जाना देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी ने देखो इसमें क्या कहा था कि या फिर हमने कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही है तो हम उसके समर्थन करेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी, अर्थात करो या मरो, या फिर काम करो या फिर मर जाओ। और उन्होंने कहा था कि हम अपनी गुलामी स्थायी बनाना जाना देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। यदि हमें स्थायी गुलाम बनाया जाएगा तो हम शायद उस समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम करेंगे और मर जाएंगे। या फिर 8 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद सरकार ने बड़े कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की गई और 9 अगस्त को सुबह गांधी जी और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। देखो गांधी इसमें हुआ क्या है, अगस्त प्रस्ताव में 9 और 7 या 8 अगस्त को इसको पारित किया गया था। किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने अपने उससे लिखा था कि हमें आज़ाद करो। गांधी जी ने नारा क्या दिया था कि हम आज़ाद होंगे या फिर हम काम करेंगे या फिर काम करते करते मर जाएंगे, करो या मरो का नारा दिया था। हम क्योंकि आज़ादी या फिर हम स्थायी गुलामी देखने के लिए जिंदा तो रहेंगे ही नहीं, ये कहा था। सरकार डर जाती है कि अब इनने बोल दिया भाई करो या मरो, पूरी जनता यदि ऐसे करने लगी करो या मरो या फिर काम करते या फिर लड़ते लड़ते मर जाओ, तो कांग्रेस डर गई। कांग्रेस नहीं डरी, कांग्रेस के जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो डर गई। इनने क्या किया, ऑपरेशन चलाया और रात में ही उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस और गांधी जी को सुबह पकड़ लिया जाता है। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिला था। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया था। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन ने एक भूमिगत संगठन ढांचा को भी तैयार किया था। अब इसमें देखो सबने बोल दिया है करो या मरो, गांधी जी इसको डिफाइन ही नहीं कर पाए कि अहिंसा करनी है या हिंसा करनी है, तो जनता को जो समझ में आया सबने किया। तो हिंसा और अहिंसा दोनों का मिश्रण देखने में मिलता है कहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन में। और इसमें बड़े बड़े नेता तो पकड़े गए। अब क्या होते हैं, जो छुपे हुए नेता या फिर जो भूमिगत छुप कर काम कर रहे हैं, जो कि जिनको पता ही नहीं है कि कौन ये काम कर रहा है, तो भूमिगत कई आंदोलन संगठनों का इसमें देखने को मिलता है संघर्ष। रेडियो प्रसारण का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। आंदोलन शुरू करने के 5 दिन बाद
14 अगस्त में सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ कर दिया था। देखो, रेडियो प्रसारण अभी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि किस मोबाइल से, किस फ़ोन से या फिर किस कंप्यूटर से मैसेज आ रहा है या फिर कौन इसको लॉन्च कर रहा है, लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो रेडियो का प्रसारण कहीं से भी कर सकते थे। तो इस समय 5 दिन बाद ही पकड़ा गया है इनको, 8 अगस्त की मध्यरात्रि को इनको पकड़ा गया था, तो उसके 5 दिन बाद ही 14 अगस्त को जो सर्वप्रथम उषा मेहता हैं वो इसका प्रारंभ कर देती हैं। और एक अन्य केंद्र बाबू भैया चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। जो राम मनोहर लोहिया हैं, ये कांग्रेस से नहीं, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व या कांग्रेस रेडियो से पर बोला करते थे। नवंबर 1942 को पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भैया को 4 वर्ष की सजा हो जाती है। सबसे पहले रेडियो पर प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। और एक भैया और थे, बाबू भैया भी कर रहे थे। इनको कब पकड़ लिया जाता है? नवंबर 1942 को पकड़ लिया जाता है। और राम मनोहर लोहिया क्या थे? वो भी कांग्रेस रेडियो पर हमेशा बोलते थे या नियमित बोलते थे। गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में कैद कर लिया जाता है। अभी तक गांधी जी को जब भी पकड़ते थे तो यदवदा जेल में कैद किया जाता था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में कैद किया जाता है। 10 फरवरी 1944 को 21 दिन का उपवास करते हैं गांधी जी। कब करते हैं? तो 10 फरवरी 1944 को गांधी जी 21 दिन का उपवास करते हैं, जो कि देश पर व्यापक प्रभाव डालता है। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों ने, संस्थाओं ने भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया, परंतु चंचल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय में एक बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। जब भी गांधी जी बीमार होते थे, सरकार थी वो डर जाती थी और गांधी जी को छोड़ देती थी। जितनी बार भी गांधी जी जेल में गए, उनने उपवास प्रारंभ किया या फिर बीमार हुए, जब भी बीमार होते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या होता है, जब 10 फरवरी 1944 को गांधी जी वहां पर उपवास प्रारंभ करते हैं तो पूरा देश इन पर दबाव बनाता है। विदेशी समाचार पत्र, संस्थाएं ये बोलते हैं कि गांधी जी को रिहा करो, तो परंतु चर्चिल क्या बोलता है कि जब हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं तो हम एक ऐसे बुढ़े से क्यों, या बुढ़े के सामने क्यों झुक जाएं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया गया भैया? यदि इनको कुछ हो गया तो नहीं पता जनता क्या करेगी, इसलिए इस डर के कारण 6 मई 1944 को गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि इस दौरान देश में कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। पहली ऐसी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था? हिंसा और अहिंसा दोनों का मिश्रण देखने को मिला था। कई भूमिगत नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, नेतृत्व किया था, और कई समानांतर सरकार बन गई थी। सबसे पहली कब बनी थी? तो बलिया में सबसे पहली बनी थी चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में। मिदनापुर जिले बंगाल के तामलुक में गठित जातीय सरकार 1944 तक चली थी और सतारा की सरकार जिससे दीर्घजीवी रही थी और 1947 तक कार्यरत रही थी। इसके कई नेता वाईवी चौहान और नाना पाटिल थे। जो सतारा की सरकार थी वो भी 45 तक चली थी और इसके कौन थे? वाईवी चौहान और नाना पाटिल इसके नेता थे। ब्रिटिश शासन का विरोध इतने प्रबल रूप से भारतीय जनता द्वारा पहली बार किया गया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध थी। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में विस्टन के पतन से और रूस के अक्टूबर क्रांति से की गई है। तो ये किसने की है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने की है। उनने कहा था कि जो अगस्त क्रांति है वो प्रजा का विरोध है सरकार के प्रति। इसकी तुलना फ्रांस के विस्टन के पतन से और रूस के अक्टूबर क्रांति से की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनी कुछ समानांतर सरकार, तो बलिया उत्तर प्रदेश में बनी थी जित्तू पांडे के नेतृत्व में, जो कि सबसे पहली थी। फिर आती है तामलुक बंगाल में बनी है सतीश सावंत के नेतृत्व में तामलुक जातीय सरकार, इसको कहा जाता है तामलुक जातीय सरकार। सतारा में बनी है नाना पाटिल और वाईवी चौहान के नेतृत्व में, जो कि सर्वाधिक दीर्घजीवी थी। सबसे ज्यादा समय तक कौन चली थी? सतारा की चली थी।
देखिए इसमें 3 पार्टियां बनी हैं। सबसे पहले आती हैं बलिया। तो बालियां कौन पहनते हैं? तो जित्तू भैया पहनते हैं बालियां। तो बलियां बनी हैं जित्तू पांडे जी के नेतृत्व में। तामलुक, कोई लुक नहीं है। सतीश सावंत, 30 लोगों में कोई लुक होगा क्या? सतीश तामलुक, ताता से याद कर सकते हैं। तामलुक और सतीश सावंत के नेतृत्व में बनी थी, पंजाब में नहीं बंगाल में बनी थी ये तामलुक जातीय सरकार। फिर आती सतारा की याद रहेगी, नाना पाटिल और वाईवी चौहान के नेतृत्व में बनी थी और दीर्घकालीन थी। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में अलग अलग रहने वाले दल कौन कौन से। तो मुस्लिम लीग, आरएसएस, वामपंथी, अकाली दल, साम्यवादी, यूनिस्ट पार्टी, उदारवादी पार्टी, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा और ईसाई समुदाय, ये भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहे थे। मुस्लिम लीग भी नहीं थी, आरएसएस भी नहीं थी, वामपंथी, अकाली दल, साम्यवादी, यूनिस्ट पार्टी, उदारवादी पार्टी, जस्टिस पार्टी और हिंदू महासभा और ईसाई समुदाय भी भारत छोड़ो आंदोलन से अलग था। अब आता है CR फॉर्मूला 1944। राजगोपालाचारी, जिन्हें CR दास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा था। तो सबसे पहले किसने स्वीकारा है पाकिस्तान की मांग को? तो CR फॉर्मूला 1944 में आया था, इसमें इसको अपनाया गया है। कांग्रेस ने इनके विचार को स्वीकार नहीं किया, परिणाम स्वरूप इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर पाकिस्तान से संबंधित में निहित योजना तैयार कर दी। ये CR दास कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। ये कांग्रेस के सदस्य थे और सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग है उसको स्वीकार किया था, लेकिन कांग्रेस ने इनकी बात को नहीं माना और ये क्या करते हैं, कांग्रेस को त्यागपत्र दे देते हैं। इनकी योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को पूर्ण स्वाधीनता की मांग का समर्थन करना चाहिए और संक्रमण काल के दौरान अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए। इनने क्या कहा था कि मुस्लिम लीग को पूर्ण स्वाधीनता के लिए भारत का या कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए और संक्रमण काल के दौरान अस्थायी सरकार बनानी चाहिए और कांग्रेस का सहयोग देना चाहिए। युद्ध के बाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का निर्धारण कर एक आयोग बनाया जाएगा, जहां बाद में जनमत द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वे अलग राज्य चाहते हैं या नहीं। जनता पर कोई भी स्थानांतरण ऐच्छिक आधार पर होगा। जो जनसंख्या है उसका जो स्थानांतरण है वो कैसे होगा? ऐच्छिक आधार पर होगा। यह बात तभी लागू होगी जब इंग्लैंड सत्ता भारत को सौंप देगी। गांधी जी ने इसी फॉर्मूले के आधार पर जिन्ना से वार्ता की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। देखो CR फॉर्मूला क्या था? CR जो दास थे ना, राजगोपालाचारी, इनको CR दास के नाम से जाना जाता है। CR गोपालाचारी ने इसको लागू किया था और इन्होंने बोला था कि यदि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए है या पूर्ण स्वाधीनता चाहिए है तो हमें दोनों मिलकर पहले पूर्ण स्वाधीनता लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुस्लिम लीग क्या करे? पहले पूर्ण स्वाधीनता ले ले और जितने भी संक्रमण कालीन जो हैं वहाँ पर अस्थायी सरकार बना के कांग्रेस का सहयोग करे। पहले भारत एक हो जाए। किससे अलग होना है? अपन को ब्रिटिश से आज़ाद होना है, पहले आज़ादी मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जनमत संग्रह करवा लेंगे और यदि उनकी जनता जो चाहती होगी, यदि वो कांग्रेस मतलब हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो भारत में रहेंगे और यदि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चले जाएंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड हमें भारत सत्ता दे देगी, तब ये होगा। तो इसी फॉर्मूले के कारण गांधी जी जिन्ना से वार्ता करते हैं लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाता। एक कब आया था? 1944 को आया था। अब आता है आज़ाद हिंद फौज। दूसरे विश्व युद्ध के बीच भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को उद्वेलित करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख भूमिका रही थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, परंतु अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कर इनमें जान डाल दी। देखो, आज़ाद हिंद फौज जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीयों में हिंदुत्व की या फिर राष्ट्रीय भावना को प्रेरणा करने का स्रोत कौन कर रहा था? तो आज़ाद हिंद फौज इसका काम कर रही थी। सितंबर 1942 को इसकी स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी
गठन किए थे। लेकिन अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी जाते हैं और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर देते हैं और इसमें जान डाल देते हैं। बाद में अंडमान निकोबार को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया जाता है। सुभाष चंद्र ने अंडमान का नाम स्वराज द्वीप और निकोबार का द्वीप शहीद द्वीप रखा था। अंडमान निकोबार का नाम क्या रखा था? तो अंडमान का स्वराज और निकोबार का शहीद द्वीप रखा था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक और अधिकारियों मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सैगल और कर्नल गुरु दयाल सिंह नवंबर 1945 में दिल्ली में लाल किले के अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर शफरू, आशफ अली और कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति का गठन किया। उपरोक्त लोगों की वकालत करने के बाद भी ब्रिटिश अदालत ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी, किंतु जन आंदोलन और विरोधी तेवरों को देखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बिवेल ने उक्त अधिकारियों को सजा माफ कर दी। देखो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1942 को। फिर अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में इसकी स्थापना करते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप को जीत लेते हैं। अब अंडमान से क्या याद आ रहा है? अंडा। तो हमें किस चीज़ का अंडा चाहिए है? स्वराज का चाहिए। तो स्वराज नाम रखते हैं अंडमान का। और एक बार यदि कोई शहीद हो जाए, तो निकोबार में तो कितने सारे हुए थे शहीद, तो निकोबार का नाम क्या रखते हैं? शहीद द्वीप रख देते हैं। फिर आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिक और अधिकारी जब पकड़े जाते हैं, तो उनमें से कौन कौन थे? तो मेजर शहनवाज सिंह, कर्नल प्रेम सैगल, कर्नल गुरुदत्त सिंह, ये तीनों पकड़े जाते हैं और नवंबर 1945 को इनके ऊपर दिल्ली में लाल किला में कांग्रेस सरकार मुकदमा चलाती है। इनके लिए एक कमेटी बचाव के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? भूला भाई देसाई कर रहे थे। कुछ भी नहीं भूलते थे ये। और फिर जल्दी जल्दी से कौन आए? तेज बहादुर शफरू, अशरफ अली, कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंद फौज का बचाव किया, लेकिन इनको सजा सुना दी जाती है। लेकिन जनता इस बहुत आक्रोश व्यक्त करती है, तो इनकी सजा माफ कर दी जाती है। अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म अटक उड़ीसा में हुआ था, एक बंगाली परिवार में हुआ था। 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 1919 में दर्शन शास्त्र में स्नातक प्रथम श्रेणी से पास किया था इनने। इसके बाद वे उसी वर्ष ICS की परीक्षा देने इंग्लैंड गए। उसी परीक्षा में 1920 में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था 1920 में ICS परीक्षा में। भारत में रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी अंग्रेजी शासन के कृत्यों को देखकर इन्होंने अप्रैल 1931 को ICS से त्यागपत्र दे दिया और भारत आ गए। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास से मिले और उन्होंने अपना राजनैतिक गुरु मान लिया। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास ने इन्हें आ यंग ओल्ड मैन कहा था। या आ यंग ओल्ड मैन किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को कहा था। किसने? चित्तरंजन दास ने। भारत आकर महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1921 में इंग्लैंड के युवराज के आगमन पर बहिष्कार कार्यक्रम चलाया। इन्होंने 1924 में देश निकाल कर देकर मांडले जेल भेज दिया गया और 1927 में खराब स्वास्थ्य के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। देखो इसमें हुआ क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे थे? ICS की तैयारी कर रहे थे। पास हो गए 1920 में। 21 में इन्होंने ये ICS की परीक्षा से त्यागपत्र दे दिया। भारत आते हैं, चित्तरंजन दास से मिलते हैं और उनको राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। चित्तरंजन दास इनको क्या कहते हैं? आ यंग ओल्ड मैन कहते हैं। और गांधी जी इनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलकर जो युवराज आ रहे हैं इंग्लैंड के, उनके विरोध में बहिष्कार कार्यक्रम चलाओ। फिर इनको 1924 में पकड़ लिया जाता है और देश से निकालकर मांडले जेल भेज दिया जाता है। 1927 में इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और इनको रिहा कर दिया जाता है। 1931 में इन्हें नवजवान भारत सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। नवजवान
भारत सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1935 में इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित की थी। 1935 में, जब 1921 में आते हैं तब इनको पता चलता है कि भैया नौजवान हमसे कितना प्रभावित है। 1921 में इनको पता चलता है। फिर 1935 में क्या लिखते हैं, ये स्ट्रगल लिखते हैं कि इंडियन कैसे स्ट्रगल कर रहा है, तो द इंडियन स्ट्रगल लिखते हैं। 1938 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करते। 1939 में ये कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसी वर्ष कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष चुने गए थे। 1940 में ब्रिटिश शासन द्वारा उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है और वे पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से निकलकर बर्लिन शहर जर्मनी पहुंचते हैं। वहां उन्होंने हिटलर और उनके सचिव रिवेटोप से मुलाकात की थी। जर्मनी की जनता उन्हें नेताजी के उपनाम से संबोधित करने लगी थी। आजाद हिंद फौज के 1000 स्त्री सैनिकों वाली रानी झांसी रेजिमेंट भी शामिल थी, जिसकी कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी टोक्यो रेडियो से भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संदेश दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सौंप दी। अब सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाने के लिए ओरलैंडो मुजेटो के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, अब सुभाष चंद्र बोस जी को फिर से देख लेते हैं थोड़ी ट्रिक के साथ। इसके पहले हम देख चुके हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो 23 जनवरी 1897 को हुआ है ना। और इन्हें दर्शन शास्त्र में 1919 में पहले स्थान प्राप्त करके स्नातक प्राप्त कर ली। 20 में इनका ICS परीक्षा में पास हो गया, चौथे स्थान पर थे। फिर 21 में ये छोड़ देते हैं और 21 में भारत आते हैं और किससे मिलते हैं, चित्तरंजन दास जी से मिलते हैं और उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। और मतलब चित्तरंजन दास से इनको क्या कहते हैं, यंग ओल्ड मैन कहते हैं। फिर ये इंग्लैंड के जो युवराज आते हैं 21 में, उनके लिए बहिष्कार कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं। इनको 1924 में पकड़ के मांडले जेल भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से लौट कर आते हैं 27 में, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है। 31 में ये क्या करते हैं, नौजवान भारत सरकार मतलब भारत सभा का चुना जाता है। इनको क्या चुना जाता है, नौजवान भारत सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 35 में ये द इंडियन स्ट्रगल लिखते हैं और 38 में इनको हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुना जाता है। 39 में भी चुना जाता है। ये पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा देते हैं और खुद अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया जी का प्रतिनिधित्व, या वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो वो गांधी जी के द्वारा चुनाव में खड़े किए गए थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं 1939। ये 1939 में कांग्रेस छोड़ देते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर इनको सरकार पकड़ के नज़रबंद कर देती है और फिर नज़रबंद करने के बाद घर में ही नज़रबंद किया जाता है। तो फिर ये जियाउद्दीन के वेश में घर से बर्लिन चले जाते हैं। जियाउद्दीन, अब घर में आपने किसी को नज़रबंद कर दिया तो वो अच्छे से जी पाएगा, नहीं जी पाएगा ना, उसको जीने के लिए बाहर जाना है। तो जियाउद्दीन जीने की इच्छा लेकर ये कहाँ चले जाते हैं, बर्लिन शहर चले जाते हैं। वहाँ पर हिटलर मिलता है और उनका जो एक सचिव रहता है रिवेटॉप था, मतलब जो हिटलर रहता है वो अच्छी टोपी लगाता है। तो हिटलर और रिवेटॉप से ये मुलाकात करते हैं बर्लिन में। किसके नाम से जाते हैं ये, जियाउद्दीन के भेष में भागते हैं, पठान के। और बर्लिन की जनता इनको क्या कहती है, जर्मनी की, इनको हिटलर जी के नाम से बुलाती है। ये आज़ाद हिंद फौज में जाते हैं तो वहाँ पर एक रेजिमेंट होती है जो कि स्त्री सेना की होती है। इसका नाम होता है रानी झांसी रेजिमेंट। इसकी कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में थी।
सुभाष चंद्र बोस जापान टोक्यो से रेडियो में स्वतंत्रता का प्रथम संदेश भेजते हैं और सिंगापुर पहुंचने के बाद 2 जुलाई को सिंगापुर पहुंचे। फिर 5 जुलाई को ये रास बिहारी बोस जी उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सौंप देते हैं और सुभाष चंद्र जी अब नेताजी के नाम से जाने जाने लगे थे। जर्मनी में इन्होंने और लिडो मुजेटा के नाम से पासपोर्ट बनाया था। जब ये जर्मनी गए थे तो किसके नाम से बनाया था पासपोर्ट, किसके नाम से बनाया था? और लेडो मुजेटो। अब हम लेंगे मंजी, हम पूरा भारत ले लेंगे आपसे और मत लूटो हमें। और लेडो मुजेटो के नाम से बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने पासपोर्ट जब वो जर्मनी जा रहे थे। और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका भी नारा दिया था। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति 1906 से 1947 तक कैसी नीतियां रही हैं ब्रिटिश की देशी रियासतों के प्रति? 1906 के बाद देशी रियासतें ये राज्य के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति बदल गई थी, जिन्होंने देशी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई थी। ब्रिटिश सरकार ने कैसी नीति अपनाई थी? अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई थी। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने देशी राज्यों पर दबाव कम करने की नीति बनाई थी। मैंटफोर्ड रिपोर्ट के कुछ समय बाद ही देशी नरेशों के मंडल की स्थापना कर दी गई, जिससे 1921 में इन्हें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। इसे देशी राज्यों की ब्रिटिश शासन ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। इसमें क्या बनाया गया था? 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था, देशी रियासतों का मंडल बनाया था, जिसमें उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई थी। देशी नरेशों के साथ भारत सरकार के संबंध पर विचार करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। इससे पहले क्या बनाया है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया है 1921 में। फिर उनके लिए एक क्या बनाया है 1927 में? बटलर आयोग। इस कमेटी में ब्रिटिश ताज और देशी नरेशों के बीच सीधे संपर्क स्थापित किया गया। भैया बटलर, चलो तुम सीधे हमारे नरेश से बात करोगे, ब्रिटिश ताज से बात करोगे। इनके लिए क्या बना? थोड़ी सी वो रिस्पेक्ट दी गई थी कि आप हमारा विरोध ना करें, हमारे साथ रहें। तो इसके लिए पहले क्या बना? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया 1921 में। फिर 1927 में क्या बनाया? बटलर आयोग बनाया, जिसके तहत ये जो ब्रिटिश ताज था उससे सीधा संपर्क स्थापित कर सकते थे। 1935 में एक एक्ट में पहली बार देश में संघ स्थापित करने और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के अलावा देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए भी सीटें निर्धारित की गई थी। मतलब जो 35 का एक्ट आया था, इसमें जो देशी संघ थे उसमें स्थापित ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और जो देशी रियासतें थी उनके लिए भी सीटें निर्धारित की गई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी देशी राज्य स्वतंत्र हो गए, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था। जितने भी जो देशी राज्य थे वो भी स्वतंत्र हो गए। अंततः कांग्रेस सरकार ने निश्चित नीति बनाई, नीति तय की। उधर संवैधानिक स्थिति में कुछ देशी राज्य जैसे त्रावणकोर, कोची, भोपाल, जूनागढ़ आदि ये स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराया। देखो अब 1935 में इनको क्या दे दिया गया था? अलग अलग सीटें आवंटित कर दी गई थी कि तुम भी अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हो। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये रियासतें भी आज़ाद हो गई। अब इनके पास 2 निर्णय थे, या फिर ये किसी भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर खुद स्वतंत्र हो जाएं। तो इसमें कुछ ऐसी रियासतें सामने आती हैं जो स्वतंत्र घोषित कर देती हैं स्वयं को, जिसमें से आती हैं कौन? त्रावणकोर, कोची, भोपाल और जूनागढ़। ये क्या बोलती हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे रहते हो। तो इन दोनों के प्रयास से ये देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल कर ली जाती हैं। इनके इस समय प्रमुख नारे थे जो किसने दिए हैं? प्रमुख नारे: स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो लोकमान्य तिलक। वंदे मातरम ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो गांधी जी का नारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। हिंसा
सत्य और अहिंसा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये कहा था गांधी जी ने। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था माननीय गोलोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और सत्य और अहिंसा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये गांधी जी ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। जन गण मन अधिनायक जय है, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसकी रचना की गई थी गीतांजलि में, इसको लिखा गया था। आराम हराम है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रमुख नारे फिर से एक बार देख लेते हैं। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। सत्य और अहिंसा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी गांधी जी ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस किया था भगत सिंह ने, लेकिन लिखा किसने था? ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। वेदों की ओर लौटो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था गीतांजलि में। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब आती हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। यंग इंडिया, ये लिखा था महात्मा गांधी जी ने। यंग इंडिया, कौन चाहता था यंग इंडिया को? तो यंग इंडिया चाहते थे महात्मा गांधी। अनहैप्पी इंडिया, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। इंडिया डिवाइडेड, ये कहा था राजेंद्र प्रसाद, मतलब इनकी पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद जी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी पुस्तक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नील दर्पण पुस्तक है दीनबंधु मित्र जी की। गीता रहस्य, ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये है अबुल कलाम आज़ाद जी की। अल हिलाल, ये है अबुल कलाम आज़ाद जी की। अबुल कलाम आज़ाद जी ने दो लिखी हैं, एक इंडिया विंग्स फ्रीडम और अल हिलाल, ये लिखी है अबुल कलाम आज़ाद जी ने। आनंद मठ, ये लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कुंडली, ये भी लिखी है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये लिखी है विलियम हुडेनबर्ग ने। विलियम हुडेनबर्ग ने लिखी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इंडियन नरेशा C.R. एंड्रूज। इंडियन स्ट्रगल, ये है सुभाष चंद्र बोस की। गीतांजलि और गौरा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल ऑफ इंडिया लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। देखिए ये कुछ फेमस पुस्तकें हैं जो कि लिखी हैं, हम इनको थोड़ी ट्रिक्स याद कर लेते हैं। अब यंग इंडिया कौन चाहता है? तो गांधी जी चाहते हैं। गांधी जी इतना क्यों लड़ रहे थे जल्दी? क्योंकि उनको यंग इंडिया चाहिए था। ऐसा ना हो कि सारे भारतीय बूढ़े हो जाएं फिर भारत आज़ाद हो, इसलिए क्या चाहते थे कि जल्दी आज़ाद हो, सब लोग यंग रहेंगे। तो यंग इंडिया किनकी पुस्तक है? गांधी जी की पुस्तक। अनहैप्पी इंडिया, ये लिखी है लाला लाजपत राय ने। अब भारत को आज़ाद क्यों कराना था? भारत को इसलिए आज़ाद कराना था क्योंकि थोड़ी सी लाज बची रहे ना, वरना लोग क्या कहेंगे कि देखो भारत गुलाम है, कितने सालों से गुलाम रहा है। तो इसकी जो लाज थी उसको बचाने के लिए अपन को आज़ाद होना था। तो क्या था? इंडिया अनहैप्पी था क्योंकि उसके पास लाज नहीं थी। सब लोग कहते थे गुलाम है, भारत गुलाम है, इसलिए अनहैप्पी इंडिया किनकी है? लाला लाजपत राय की है। इंडिया डिवाइडेड, जब भारत का विभाजन कर दिया गया, पाकिस्तान और भारत में बांध दिया गया, तो क्या था? जैसे प्रसाद बट रहा था ना, वैसे डिवाइड हो रहा था भारत। तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडियन पंडित जवाहरलाल नेहरू।
डिवाइडेड इंडिया राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने भारत पे तेजी से राज्य कैसे कर पाया, या फिर जब वो प्रधानमंत्री कैसे बन पाए, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी भारत की, तो इसलिए उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। नील दर्पण, तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण मतलब नीला दर्पण हो जाएगा तो हमारे दीनबंधु मित्र ही साफ कर पाएंगे उनको, जो आपका मित्र होगा वो ही साफ करेगा, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहित गंगा मतलब गीता रहस्य, गीता का रहस्य कहाँ छुपा हुआ है, गंगा के अंदर छुपा हुआ है, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश किसके पास होता है, सरस्वती जी के पास, तो दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना, तो जब भारत आज़ाद होता है पहला शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया के विंग्स फ्रीडम के लिए जा रहे हैं पढ़ के। अल हिलाल, ये भी अबुल कलाम आज़ाद के हैं। आनंद मठ कुंडली, ये कम किनके है, बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो आनंद मठ की कुंडली किनके पास है, बंकिम चंद्र चटर्जी की के पास आनंद मठ की कुंडली। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। आजकल इंडिया टुडे जो न्यूज़पेपर आता है वो कहाँ पर आता है, हमारे मोबाइल में मिल जाता है, तो हमारे पाम में है ना ये चीज़, तो इंडिया टुडे रजनी पामदत्त के हाथों में है। एलन ऑक्टेनियन ह्यूम, ये लिखी है विवियन डुवेनबर्ग ने। एलन ऑक्टेन ह्यूम, ये विवियन वुडेनबर्ग ने लिखी है। भारत को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका है, तो कांग्रेस का है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एलन ऑक्टेन ह्यूम ने की थी। तो इनको किसने डुबाया है पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को, तो एलन ऑक्टेनियन ह्यूम को। तो इनकी पुस्तक किसने लिखी है, विवियन वुडेनबर्ग ने। इंडियन नरेशा CF एंड्रूज, CFL लगा देंगे तो सब में वो आ जाएगी, रनीशा रोशनी आ जाएगी, है ना। इंडियन रनीशा किनकी बुक है, ये है CF एंड्रूज जी की। इंडियन स्ट्रगल, इंडिया कितना स्ट्रगल कर रहा है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया था। गीतांजलि और गौरा, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। पॉवर्टी एंड अनविटेड रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। इसमें इन्हें भारत से धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी है मूक नायक और VR अम्बेडकर जी ने। जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो कैसा खड़ा था वो, मूक नायक के जैसा खड़ा था। किसने कहा है, VR अम्बेडकर जी ने कहा है, मैंने देखा था वो मूक खड़ा था। तो पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मूक नायक और VR अम्बेडकर जी ने इनको लिखा है। टेलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, टेलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स लिखी है MG रनाडे जी ने। टेलीजन। फ्रीडम एट मिडनाइट, ये लिखी है लेपियर ने। फ्रीडम एट मिडनाइट लेपियर जी ने लिखी है। न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की पुस्तक है। ओवर इंडियन मुसलमान, ओवर इंडियन मुसलमान, ओवर, ये है W हंटर ने लिखी है। द नेशन इन मेकिंग, द नेशन इन मेकिंग लिखी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। द नेशन इन मेकिंग, तो ये लिखी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। भारत विभाजन के गुनहगार, भारत विभाजन के गुनहगार लिखे हैं राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है ये। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये है मोरारजी देसाई जी की। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई जी की पुस्तक है। इंडिया एंड इंडियन मिशन, इंडिया और इंडिया के मिशन, ये लिखी है अलेक्जेंडर डफ ने। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये लिखी है विजय लक्ष्मी पंडित जी ने। अभ्युदय, ये है मदन मोहन मालवीय जी की पुस्तक।
बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस है वीर सावरकर जी की। द ग्रेट रिवेनियन, द ग्रेट रिवेनियन ये है अशोक मेहता जी की पुस्तक। सिपॉय म्यूटिनिटी रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। सिपॉय म्यूनिटी रिवोल्ट ऑफ 1857 C.R. मजूमदार, R.C. मजूमदार। समाजवादी क्यों जयप्रकाश नारायण। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो कैसा खड़ा था, मुंह खड़ा था, किसने कहा था, ये कहा था V.R. अम्बेडकर जी ने। टेलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, टेलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, तो M.G. रनाडे महाराष्ट्र से हैं, तो सोशल रिफॉर्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहे थे, ये टेलीविज़न से याद रख लो, टेलीविज़न पे। तो अभी टेलीविज़न पे सबसे ज़्यादा प्रसारण कहाँ का होता है, मुंबई का होता है। टेलीविज़न एंड सोशल रिफॉर्म्स M.G. रनाडे। फ्रीडम एट मिडनाइट, भारत तो आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान भी हुआ था मिडनाइट में, तो ये किसने लिखी है, लेपियर, लेपियर ने लिखी है। ये उस टाइम होंगे लिखने के लिए, लेपियर। न्यू इंडिया तो एक इसकी है, एनी बेसेंट की है, और कॉमनवेल्थ भी एनी बेसेंट की पुस्तक है। अवर इंडियन मुसलमान, अवर इंडियन मुसलमान किसने लिखी है, W.W. हंटर ने लिखी है। अपने यहाँ के इंडियन मुसलमान क्या करते हैं, हंटर चलाते हैं, तो W.W. हंटर, और WWF खेलते हैं स्वयं में। द नेशन इन मेकिंग, तो द मेकिंग करना है जी नेशन को, तो क्या करना पड़ेगा, एक दर्जी को बुलाना पड़ेगा जो उसको बनाएगा, तो द नेशन इज मेकिंग पुस्तक लिखी है बनर्जी जी ने, सुनेश बनर्जी जी ने। इंडिया विभाजन के गुनहगार कौन है, तो राम मनोहर लोहिया, उनसे हम लोहा लेंगे। इंडिया विभाजन के गुनहगार कौन है, उनसे हम लोहा लेंगे, तो राम मनोहर लोहिया। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी स्टोरी कोई पूछो तो ये किसने लिखी है, या मेरी स्टोरी क्या है, ये लिखी है मोरारजी देसाई जी ने। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मोरारजी देसाई। इंडिया एंड इंडियन मिशन, इंडिया और इंडिया मिशन क्या क्या रहे हैं, ये अलेक्जेंडर डफ ने बताया है कि किन किन खाड़ियों में जाके हम डफ गए, गिर गए हैं। तो इंडिया और इंडियन मिशन क्या है, अलेक्जेंडर डफ ने बताया है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस है विजय लक्ष्मी पंडित। लक्ष्मी होगी तो आप अपने आप हैप्पी हो जाओगे, और अनहैप्पी कब होंगे, तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी। बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, सबसे पहले वार किसने लड़ी थी, तो अपने भारत के वीरों ने लड़ी थी, तो वीर सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन, ये है अशोक मेहता जी की। द ग्रेट रिवेलियन, सबसे बड़ा रिवेलियन किसने लिया है, तो अशोक मेहता जी ने, महान। सिपॉय म्यूटिनिटी रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटिनिटी रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार ने लिखी है। मज़ा आएगा अब रिवोल्ट लेने में, यह रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो मज़ेदार था। समाजवादी क्यों, समाजवादी क्यों चाहिए, उस पर प्रकाश डालो, समाजवादी क्यों, तो ये इसमें प्रकाश डाला है जयप्रकाश नारायण जी ने। भारत भारती, तो ये है मैथिली शरण गुप्त, हर कोई सबकी शरण में आ जाता है भारत में, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक है। अब आता है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम, व्यक्ति और उनके उपनाम। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहा जाता है, महामना कहा जाता है। राजगोपालाचारी राजा जी। भगत सिंह शहीद आजम। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि। चित्तरंजन दास देशबंधु। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य।
जयप्रकाश नारायण लोक नायक, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, वल्लभ भाई पटेल सरदार, जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत। सरोजिनी नायडू ने कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत किसने को कहा था? जिन्ना जी को कहा था सरोजिनी नायडू जी ने। अब इनकी ट्रिक्स याद कर लेते हैं। देखो, मदन मोहन मालवीय क्या है? इनका बहुत बड़ा मन है तो महामना। राजगोपालाचारी तो राज करते हैं कौन? राजा जी। राजगोपालाचारी राजा जी। भगत सिंह ये शहीद हुए थे तो शहीद आजम। वल्लभ भाई पटेल बहुत बल है इनके पास तो लौह पुरुष। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र के कवियों के चरणों में सारी शरण लेते हैं, है ना। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। चित्तरंजन दास देश बंधु, हर देश बंधु के अंदर चित्तरंजन होना चाहिए। चित्तरंजन दास देश बंधु। अब्दुल गफ्फार खान इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक तो लोकमान्य तिलक भी इनको कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण तो लोकनायक। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता की राजदूत भी कहा जाता है। ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। वल्लभ भाई पटेल सरदार। अब आता है बिवेल योजना। 1945 में लॉर्ड विवेल विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 14 जनवरी 1935 को अपनी घोषणा की गई, जिसे बिवेल योजना के नाम से जाना जाता है। कब की गई थी योजना? तो 14 जून 1945 को की गई थी घोषणा। इसमें कहा गया कि इसके कुछ बिंदु थे, इसको क्या कहा जाता है? बिवेल योजना कहा जाता है। 1945 में आई थी। बिवेल की साबुन कितनी आती है? 1945 मतलब 45 रुपए की आती है ना बिवेल की साबुन। तो बिवेल योजना कब आई है? तो 1945 में आई है। केंद्र में इसकी उद्देश्य क्या थे? केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। मतलब एक वायसराय और कमांडर इन चीफ ब्रिटिश होंगे और सभी कौन होंगे? भारतीय होंगे। रक्षा और विदेशी विभाग को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों के हाथ में सौंप दिए जाएंगे। मतलब विदेशी और रक्षा, जो कि जब सहायक संधि की जाती थी ना, तो ये दोनों ही क्षेत्र लिए जाते थे ब्रिटिशों के साथ, है ना, रक्षा का और विदेशी मामले का। और इसमें भी क्या लिए गए हैं? रक्षा और विदेशी मामले को छोड़कर, ये विभाग को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। कार्यकारिणी में 40% सवर्ण हिंदू, 40% मुसलमान और 20% अन्य सदस्यों को दिए जाएंगे। वायसराय को मंत्रियों की राय ठुकराने का अधिकार होगा, लेकिन अकारण राय नहीं ठुकराएगा। मतलब यदि उसने कोई सलाह नहीं मानी है तो उसके लिए रीज़न बताना पड़ेगा कि ये क्यों ठुकराई गई है। तो कब है बिवेल योजना? कब आई है? 14 जून 1945 को आई थी। इसमें 4 मांगे रखी गई थी। बिवेल ने इसको पारित किया था। इसमें क्या कहा गया था कि इसमें कार्यकारिणी बनाई जाएगी एक, और उसमें कमांडर इन चीफ और एक वायसराय को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होंगे। रक्षा विभाग और विदेशी विभाग को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। इसमें 40% सवर्ण हिंदू, 40% मुस्लिम और 20% अन्य के लिए पद रखे जाएंगे। और वायसराय को मंत्रियों की राय ठुकराने का अधिकार होगा, लेकिन वो कारण बताएगा। अब आता है शिमला सम्मेलन। इसको 25 जून 1945 को पारित किया गया था। शिमला सम्मेलन कब आया था? 25 जून 1945 को भी ये भी आया था। बिवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु वायसराय ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन के लिए 21 नेताओं ने भाग लिया था। शिमला समझौता क्या था? जो बिवेल योजना थी उस पर बात करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। कहाँ पर? शिमला में 25 जून को। इसको क्या कहा जाता है? शिमला सम्मेलन कहा जाता है। और इसमें 21 नेताओं ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम सदस्य चुनने के मुद्दे पर सम्मेलन असफल हो गया था। कांग्रेस ने एक मुस्लिम अबुल कलाम आज़ाद को कार्यकारिणी में रखने के लिए
चुना था, लेकिन जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है, इस कारण इसको असफल घोषित कर दिया गया था। क्या हुआ था देखो, शिमला समझौता क्यों आया था? बिवेल योजना जो 14 जून 1945 को बनी थी, उस पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था शिमला सम्मेलन। इसमें कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर आएंगे। तो अब इसमें मुस्लिम लीग चाहती है कि जितने मुसलमान होंगे वो मुस्लिम लीग के द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसमें अबुल कलाम आज़ाद को कार्यकारिणी में चुनकर भेजती है, जिससे मुस्लिम लीग गुस्सा हो जाती है और ये मुद्दा या फिर ये असफल हो जाता है सम्मेलन। अब आता है कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों की एक मिशन भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन क्या था? तो राजनीतिक समस्या के कारण इसको सुलझाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भेजने की घोषणा की। इस मिशन के सदस्य थे सर भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख AB अलेक्जेंडर। कितने सदस्य थे इसमें? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और व्यापार बोर्ड के स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख AB अलेक्जेंडर। चूंकि ये सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट सदस्य थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। इसका उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित लघुकालीन एवं दीर्घकालीन व्यवस्था का निर्माण करना था। यदि सत्ता हस्तांतरित कर दी जाती है तो लघु और दीर्घकालीन व्यवस्था का निर्माण कैसे होगा? तो इसके लिए क्या भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भेजा था। 3 सदस्य थे इसमें, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार से संबंधित थे, AB अलेक्जेंडर ये नौसेना के प्रमुख थे और पैट्रिक लॉरेंस ये भारत के सचिव थे। ये कैबिनेट के सदस्य थे तीनों, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और 5 सप्ताह तक विभिन्न दलों और वर्गों के नेताओं से वार्ता के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इनने सभी नेताओं से बात की, सभी वर्गों के दलों से बात की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कब आया था? तो 23 मार्च को आया था 1946 को। अंततः कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे। जब कोई भी दल और कोई भी नेता इससे बात नहीं बनी, बात करनी थी, तो उन्हें क्या किया? 16 मई 1940 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, मतलब एक योजना बनाई। उस योजना के मुख्य बिंदु क्या थे? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित की जाएगी। मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका प्रांतों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगी। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान के सदस्यों की संख्या 389 होगी। इसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के होंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से होंगे। प्रत्येक प्रांत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत के लिए निर्धारित स्थान जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम, सिख और अन्य सामान्य आधार पर विभाजित किए जाएंगे। मतलब 3 आधार विभाजित किए जा रहे हैं, मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के लिए। एक अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें सभी दलों के लोगों को शामिल किया जाएगा। मतलब एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी दलों के व्यक्ति होंगे। यदि कोई दल नहीं सम्मिलित होना चाहता तो अंतरिम सरकार का गठन होगा। यदि कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता तब भी इसके गठन हो जाएगा। ये किसने कहा है? ये कहा था कैबिनेट मिशन ने। कब आया था? 23 मार्च 1946 को आया था। सभी नेताओं से बात की लेकिन कोई नहीं माना, तो इनने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट दे दी। इसमें कहा गया कि हम देशी रियासतों को और ब्रिटिश भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनको मिलाकर
क्या बनाएंगे, भारत संघ का निर्माण करेंगे। और इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनाई जाएगी। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा कि कैसे संविधान बन रहा है उसके लिए एक सभा बनाई जाएगी। इसमें सदस्य कैसे होंगे, तो 389 सदस्य होंगे टोटल। इसमें से 292 जो ब्रिटिश भारत के हैं वो होंगे, 93 देशी रियासतों से होंगे और 4 होंगे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत के लिए निर्धारित स्थान जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्गों में विभाजित किया जाएगा। अंतरिम एक सरकार का गठन किया जाएगा। सभी दलों के इसमें सदस्य होंगे और यदि जो इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो कोई नहीं, मत हो, लेकिन ये तो गठित होगी। ये 19 किसने कह दिया था, कैबिनेट मिशन ने कह दिया था। अंतरिम सरकार का गठन। अब कैबिनेट मिशन ने अपनी प्रस्तुत कर दी रिपोर्ट। इसके तहत अब क्या बनाई जाएगी, अंतरिम सरकार का गठन होगा। संविधान निर्माण का कार्य पूरा होने तक देश का प्रशासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की बात की थी। किसने, कैबिनेट मिशन ने कहा था प्रशासन कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। प्रारंभिक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली। दोनों ने स्वीकार की थी कैबिनेट योजना, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। लेकिन जब संविधान सभा के परिणाम सामने आए तो मुस्लिम लीग अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मिशन से मानने से इनकार कर दिया और अपनी पाकिस्तान की मांग पुनः दोहराने लगे। जब परिणाम आए, चुनाव हो गए, उसके बाद जब परिणाम घोषित हुए तो देखा कि मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली थी। इसके कारण उसने क्या कहा कि भाई हम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, हमें तो पाकिस्तान दे दो। ये किसने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इस अवसर पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसमें भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा कर दी। कब, 24 अगस्त को वायसराय ने अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा कर दी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका गठन कब किया गया था, तो 4 अगस्त 1946 को इसका गठन किया था। 2 सितंबर को इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया, लेकिन अक्टूबर 1946 में सरकार को असहयोग करने के उद्देश्य से सरकार में शामिल हो गई कि हम अंदर जाके इनका काम बिगाड़ेंगे। पहले ने मना कर दिया, तो पहले कैबिनेट मिशन के कहने पर ये शामिल हो गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो ये बाहर हो गई। फिर इसने सोचा कि अंतरिम सरकार तो बन गई, हमें तो शामिल ही नहीं किया गया। तो फिर क्या होती है, मुस्लिम लीग फिर से अंतरिम सरकार में आ जाती है कि चलो अंदर जाके हम इनका काम ही नहीं बनने देंगे। तो असहयोग के विचार से ये इसमें शामिल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था, जो कि सरकार को अत्यधिक असहयोग करते थे। लियाकत अली क्या बनाए गए थे, वित्त मंत्री। अब आते हैं अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन थे। अंतिम सरकार के 12 सदस्य थे। पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वल्लभ भाई पटेल, तीसरे राजेंद्र प्रसाद, चौथे एम अशरफ अली, पांचवें सी राजगोपालाचारी, छठवें जगजीवन राम, सातवें शरतचंद्र बोस, आठवें जॉन मथाई, नौवें सरदार बलदेव सिंह और 10वें हैं सर शाफत खान, 11वें हैं सैयद अली जाहिर और 12वें हैं CH भाभा। कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम अशरफ अली, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, शरतचंद्र बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शाफत खान, सैयद अली जाहिर और CH भाभा। 12 सदस्य थे अंतरिम सरकार में। बाद में शरतचंद्र बोस, सर शाफत खान और सैयद अली जाहिर ने त्यागपत्र दे दिया। किन किन ने दे दिया, शरतचंद्र बोस, सर शाफत खान और सैयद अली जाहिर ने त्यागपत्र दे दिया।
शरद शराफत जाहिर थी, शरद की शराफत जाहिर थी, तो इनने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया कि हम अंतरिम सरकार में नहीं रह सकते। मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि इसमें थे, जिसमें थे आते हैं लियाकत अली, राजा गजनफर अली, अब्दुल रन निस्तार, रव निस्तार, आई चंडीगढ़ और योगेंद्र नाथ मंडल, ये इसके सदस्य थे। कितने सदस्य? मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे और 12 किसके थे? तो ये कांग्रेस के 12 थे। 5 में कौन कौन आते हैं? पहले आते हैं लियाकत अली, राजा गजनफर अली, अबुल रव निस्तार, आई चंडीगढ़ और योगेंद्र नाथ मंडल। अब आती है एटली की घोषणा। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जनवरी 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंप दी गई। कब सौंपने की बात की गई थी? जून 1948 को बात की गई थी। अपने भाषण के अंत में एटली ने लॉर्ड बिवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की घोषणा की और कहा कि माउंटबेटन मार्च 1947 में कार्यभार ग्रहण करके भारतीयों के हाथ में शासन का उत्तराधिकार सौंप देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने एटली की घोषणा को स्वीकार करते हुए इसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसपूर्ण निर्णय बताया। तो ये घोषणा कब हुई थी? तो ये घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 को। इन्होंने कहा था कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। इसके लिए हम बिवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजेंगे और वो जो भारत में है भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। अब आती है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 ईस्वी में 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत में 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत आए। तो कौन से नंबर के थे? 34वें थे। माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। सत्ता सौंपना इनका मुख्य कार्य था। लगभग 2 महीने के वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। इनको ये पता चल गया था कि भारत का जो विभाजन है वो तो होकर रहेगा। यद्यपि गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विभाजन के सत्ता के खिलाफ थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी विभाजन के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी ने विभाजन को रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को सुझाव दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और उन्हें कैबिनेट चुनने का भी अधिकार दे दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने इसका विरोध किया था। गांधी जी को पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना सत्ता के लिए ये कर रहे हैं, तो गांधी जी ने पहले ही माउंटबेटन को बोल दिया कि आप एक काम करो, प्रधानमंत्री बना दो मोहम्मद अली जिन्ना को और उनसे बोलो कि वो अपनी कैबिनेट चुन लें। लेकिन इसका विरोध कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी इसका विरोध करते हैं। माउंटबेटन तथा 3 जून की योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। पंजाब, बंगाल और असम के बंटवारे हेतु एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। देशी रियासतों का यह निर्णय लेना होगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के संदर्भ में प्रांतीय विधानमंडल सीधे निर्णय लेगी। बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और दूसरा बाकी जिले में प्रतिनिधित्व होंगे। माउंटबेटन योजना के आधार पर 22 जून 1947 को एक विधेयक तैयार किया गया जिसको 4 जुलाई 1947 को विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को इसको हाउस ऑफ कॉमन्स से और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से विधेयक पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 ने इसमें विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह भारत स्वतंत्र अधिनियम पारित हो गया। देखिए अब कौन आ गए हैं? माउंटबेटन आ गए हैं।
ये क्यों आए थे? तो एटली जी की जो घोषणा हुई थी उसके बाद आए थे। एटली जी ने घोषणा कब की थी? तो 20 फरवरी को की थी। उन्होंने बोला था कि हम 48 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, इसलिए हम वायसराय को, मतलब एक गवर्नर जनरल को भेज रहे हैं जो कि भारत का बंटवारा करेगा और भारत को सत्ता दे देगा। तो इसके तहत माउंटबेटन भारत के अगले गवर्नर जनरल बनकर 22 मार्च को आते हैं और ये 34वें नंबर के थे। इनको ये पता चल गया था कि भारत का विभाजन होगा और इनको सत्ता देनी पड़ेगी। अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने माउंटबेटन से बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो और उनको कैबिनेट चुनने का अधिकार दे दो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने इनको रोक दिया कि ऐसा मत करिए गांधी जी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। माउंटबेटन की जो योजना थी योजना को 3 जून को प्रस्तुत किया गया। इसके मुख्य बिंदु 4 थे। पहला, बंगाल, बिहार और असम के बंटवारे कर दिए जाएं और इसके लिए एक सीमा आयोग बनाया जाए। देशी रियासतों को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि वो कहाँ जाना चाहती हैं, स्वतंत्र रहना चाहती हैं। सिंध और बलूचिस्तान के बारे में जितने भी संदर्भ होंगे उसके निर्णय प्रांतीय विधानमंडल लेगा। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं को 2 भाग में विभाजित किया जाएगा, एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में और दूसरी बाकी जिले के प्रतिनिधित्व होंगे। इसको आधार पर एक विधेयक पारित किया गया जो कि 22 जून को पेश किया गया था। इसको 4 जुलाई को संसद में प्रस्तुत किया गया। तो 15 जुलाई को इसको हाउस ऑफ कॉमन से और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित कर दिया गया और 18 जुलाई को वहाँ के सम्राट, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज सस्टम ने इस पर हस्ताक्षर किए और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। अब आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन की स्थापना की गई थी। इसके तहत देशी नरेश भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छा अनुसार मिल सकते थे। यदि ना मिलना चाहें तो ब्रिटिश के साथ पूर्णवत संबंध बनाए रहेंगे। प्रत्येक डोमिनियन की विधानसभा को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। जितने भी डोमिनियन हैं वो अपनी विधानसभा में अपने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून किसी भी डोमिनियन में लागू नहीं होगा, ये इसमें घोषणा कर दी गई थी। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत शामिल होंगे। जो मतलब पाकिस्तान में शामिल होने वाले हैं उसको छोड़कर सभी ब्रिटिश प्रांत किसमें शामिल हो गए? भारत में शामिल हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान के राज्य क्षेत्रों में पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत इसमें शामिल किए गए थे। दोनों डोमिनियन का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार तब तक होगा जब तक कि संविधान सभा उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेती। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे और इसके प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। ये क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 2 डोमिनियन बन जाएंगे। अपनी इच्छा अनुसार देशी नरेश हैं वो कहीं भी मिल सकते हैं या फिर ब्रिटिश के साथ पूर्ववत संबंध रख सकते हैं, ये इसमें निर्णय किया गया था। डोमिनियनों के पास अपने कानून बनाने का अधिकार होगा और संसद द्वारा पारित कोई भी कानून, जब ब्रिटिश संसद कोई भी कानून पारित करेगी वो इन पर लागू नहीं होगा। पाकिस्तान के क्षेत्रों को छोड़कर भारत में सभी ब्रिटिश भारत प्रांत को मिला लिया जाएगा। इसमें पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पाकिस्तान में मिलाया गया था। इसके तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया और वहाँ के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया। माउंटबेटन वहाँ के गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के और प्रधानमंत्री बनते हैं
जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है। इसके साथ हमारा भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए और इसके साथ हमारा आज का सेशन भी होता है समाप्त। तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।